हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2017 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसेट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्हाट डज द अबव पैसेज इम्प्लाई। जो ऊपर का पैसेज दिया गया है उसका मतलब क्या निकलता है। तो यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ें तो दिस इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल इशूज। तो यहाँ पे दिया है कि क्लाइमेट चेंज एक इन्वायरमेंटल इशूज है। ठीक है, तो दिस हासन द रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेस, इनके वजह से रिसोर्सेस की कमी आती है और जिसके वजह से है ना इन्वायरमेंटल यानी कि क्लाइमेट चेंज की कमी के कारण सपोज रिसोर्सेस में कमी आती है, यानी कि रिसोर्सेस का स्ट्रेस होता है। ठीक है, एंड दिस कंपटीशन ओवर दिस डिमिनिशिंग रिसोर्सेज, मतलब इन रिसोर्सेज के ऊपर जो लाइक रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, रिसोर्स स्ट्रेस, तो यानी कि इसके वजह से पॉलिटिकल या फिर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सामने, है ना, राजनीतिक या फिर हिंसात्मक लड़ाई या झगड़े होने लगते हैं। तो यानी कि यही इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे ए वाले में दिया था कि रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑलवेज नहीं, यहाँ पे बोला है रेयरली बीन कवर्ड एंड आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट, यानी कि वो जितने भी रीजन है उसमें से एक जो है वो रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। ठीक है, तो ये ए नहीं होगा, वैसे हमारा सी आंसर निकल चुका है। ठीक है, देयर आर नो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व, ये भी ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व, ये भी ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज। यहाँ पे दिया है कि पूछा है कि द की नोट सीम दैट सीम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द पैसेज दैट, इसमें से मेन जो क्रक्स निकल के सामने आ रहा है इस पैसेज से वो क्या है। तो यहाँ पे यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ें तो ये लिखा है यहाँ पे, इट इज ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली देन रिजॉल्व फर्मली एंड देन एक्सिक्यूट्स हिज पर्पस विथ इनफ्लेक्सिबल। तो ये पूरा पैसेज है पर हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था ये वाले में कि वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइजली एंड देन रिजॉल्व फॉर्मली, यही तो दिया है यहाँ पे कि वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइजली एंड देन रिजॉल्व फॉर्मली। ठीक है, इट इज ओनली द मैन। ठीक है, ये मैन मतलब ये एक तरह का रूल बता रहा है। ठीक है, तो वही अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ पे ए वाला सही जवाब हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज 3। ड्यूरिंग द समर इन द आर्कटिक ओशन, क्रुशियल मैसेज पूछा है यहाँ पे कि इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट मैसेज दी गई है इस पूरे पैसेज में वो क्या है। मतलब मैसेज इसमें कई सारे होंगे, 2-4 हो सकते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक क्लोजेस्ट वाला जो आंसर होता है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ें तो लास्ट वाले में जैसे लास्ट लाइन में दिया ना कि द लेंथनिंग ऑफ पीरियड ऑफ समर मेल्ट थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेब अटॉप विच स्टैंड पोलर बियर्स, यानी कि जो समर में जो आर्कटिक का ओशियन का जो आइस है वो मेल्टिंग स्टार्ट होता है। तो यानी कि वो जो पोलर बियर्स खास करके, मतलब इसमें दिया है आर्कटिक फूड वेब को, वो उसको बर्बाद करने का, मतलब उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर पोलर बियर रहता है। उसमें फूड वेब जो होता है उसमें मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड ऑल दैट। तो उसमें से जो सबसे टॉप पे होता है टॉप, वो पोलर बियर होता है। ठीक है, तो यही इसमें पूरे पैसेज में दिया गया था कि क्लाइमेट चेंज एंड कॉस्ट आर्कटिक समर टू बी शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई। अब यहाँ पे तो दिया तो है पर टेम्परेचर टू बी हाई नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि विंटर फ्रीज हैज बीन कमिंग लेटर, समर आइस हैज बीन डिक्लाइंड, पर यहाँ पे टेम्परेचर की कोई बात नहीं करी गई है। तो ए विल बी द इनकरेक्ट। पोलर बियर्स कैन बी शिफ्टेड टू साउथ पोल टू इंश्योर द सर्वाइवल। अब बात यह है कि आर्कटिक में जैसा माहौल है वैसा अंटार्कटिक में भी तो होगा ना, हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, या फिर हमें उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सोलर पोल मैसेज भी नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलर बियर्स द फूड चेन्स इन आर्कटिक रीजन विल डिसअपियर। अब जैसे मैंने बताया कि पोलर बियर जो है ना वो सीधे सबसे टॉप पे है, तो उसके ना होने से पूरा जो जो फूड चेन है वो कैसे खत्म होगा, है ना। तो वो तो टॉप पे है, बाकी ये 3 तो चलेंगे ही, है ना, मतलब खत्म नहीं होगा, मे बी कुछ थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर डी वाले में दिया है क्लाइमेट चेंज पोजेज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ पोलर बियर्स, यही तो है, मतलब नीचे वाला 3 चले जाए वो ठीक है, पर ये भी तो जाएगा ना, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले टॉप पे तो यही है, इसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि इसमें क्रुशियल मैसेज ही पूछा है, मतलब 2-4 मैसेज हो सकते हैं, 3-2-1 भी मैसेज हो गया। ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हमें पता करना है। तो यहाँ पे दिया है कि द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर सो डीप रूटेड दैट दे कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो आइडिया है वो लोगों के दिमाग में इतना अंदर तक बस गया है
रूट तक चला गया है कि वो लोगों के दिमाग से उसको निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे जो दिया है कि इरेडिकेट द प्रैक्टिस, बट इफ यू वांट टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस दे हैव टू बी फर्स्ट कन्फ्रंटेड एंड डेल्ट प्रॉपरली। ठीक है, तो यानी कि सॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिक इम्पुटिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग। यही तो बात है, पहले ही लाइन में जैसे दिया था, यहाँ पे जैसे दिया है कि आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, तो बाकी कुछ इसका जिम्मेदार नहीं है। मेन जो आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन है कि ये शुद्धता और ये अपवित्रता और ये पवित्रता है, तो वही इसका मेन कारण है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसी को टॉयलेट यूज को क्लीननेस की तरफ एक लेना होगा, ना कि पॉल्यूशन की तरह। ठीक है, प्योरिटी और पॉल्यूशन के नजरिए से ना देख के हमें एक एज ए क्लीननेस के तौर पे देखना होगा, ना कि पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन मतलब वो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो नहीं, अपवित्रता और पवित्रता की जो बात आती है। ठीक है, तो वो जो सोशल प्रैक्टिसेस है वो इसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा सही हो गया। अब जैसे पीपल कैनॉट चेंज देयर ओल्ड हैबिट्स, क्यों नहीं, ये लास्ट वाले में दिया तो है कि वी हैव टू फर्स्ट कन्फ्रंटेड, दे हैव टू बी फर्स्ट कन्फ्रंटेड एंड डेल्ट प्रॉपर्ली, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, है ना। पीपल हैव नीदर सिविक सेंस नॉर सेंस ऑफ प्राइवेसी। अब ये तो सिविक सेंस तो है एक तरीके का, पर प्राइवेसी का यहाँ पे तो कुछ दिखता भी नहीं है। एंड मोर सो ये मेन क्रक्स नहीं हो सकता, क्योंकि क्रक्स ऑलरेडी है, उसको हमें एज ए पॉल्यूशन ना लेके एज ए क्लीननेस के तौर पे लेना होगा, साफ सफाई के तौर पे। ठीक है, तो ये हमारा डी विल बी द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, बी हमारा हो गया कि क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल इन्फरेंस। इन्फरेंस का क्या मतलब होता है, हमने हमारे सामने कुछ डाटा दिए गए हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करना है और उसका हमें मतलब निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है कि इन द लास्ट 2 decades GDP हैज इंक्रीज बाय 50%, इंक्लूसिव वेल्थ हैज इंक्रीज बाय मेयर 6%, यानी कि 50% जीडीपी हमारी बढ़ गई है, पर इंक्लूसिव वेल्थ, इंक्लूसिव किसको बोलते हैं, जाकि मतलब जो कि सबसे लोएस्ट पायदान पे जो है व्यक्ति, उसकी जो इनकम है वो कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, मतलब एवरेज, एट एन एवरेज, तो वो उसको हम इंक्लूसिव वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, मतलब फ्रॉम बिलो टू टॉप, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। जीडीपी तो मतलब टॉप की भी इंक्रीज हो सकती है ना उसमें, तो ये होता है। इन रिसेंट डिकेड जीडीपी ड्रिवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज ओनली हार्म्ड इंक्लूसिव वेल्थ, यानी कि जीडीपी को देख के जीडीपी को हम जैसे देखते हैं और उसको यदि हम इंडिकेटर बनाते हैं, तो ये इंक्लूसिव वेल्थ को हार्म ही कर रहे हैं, है ना, फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे भी दिया है कि while the world's human capital which stands at 57% of total inclusive wealth grew by only 8%, मतलब 8% ही बढ़ा, तो नेचुरल कैपिटल जो है वो 23%, टोटल इंक्लूसिव वेल्थ का जो 23% है वो 30% डिक्लाइन हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो बढ़ा पर ये डिक्लाइन हो गया, यानी कि यहाँ पे दिया है मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल। अभी ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट फर्स्ट वाले में दिया है कि GDP has increased by 50%, but inclusive wealth has increased by mere 6%, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ग्रोथ ड्रिवन बाय जीडीपी ओनली इज नीदर डिजायरेबल नॉट सस्टेनेबल, तो ये तो है नॉन डिजायरेबल। क्यों, क्योंकि यदि हम सिर्फ जीडीपी करते रह गए तो वो टॉप में जो वो सिर्फ टॉप का ही वेल्थ मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉटम क्विंटल का इंक्रीज नहीं होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो यानी कि ये तो फिर डिजायरेबल नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल एक तरीके से सही नहीं रहेगा, डिजायरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सस्टेनेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि हम नेचुरल कैपिटल को भी लेने लगे, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल को भी लेने लगे, तो फिर ये तो अंतर हो जाएगा ना, तो दैट इज वाई बी विल बी द आंसर। फिर यहाँ पे सी वाले में द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तो बात भी नहीं की गई है, मतलब जो जीडीपी की बात की गई है वो तो ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ले लेंगे, पर क्या ये पूरी विश्व की कोई चार्ट दी गई है, कोई डाटा दिया गया है कि सपोज इंडिया का इतना जीडीपी था, यूएस का इतना था, चाइना का इतना था, साउथ अफ्रीका का इतना था, ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सी विल बी इनकरेक्ट। फिर द वर्ल्ड नीड्स मोर ह्यूमन कैपिटल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब ये तो सही बात है कि ह्यूमन कैपिटल हमें चाहिए, ठीक है, पर क्या ये मोस्ट क्रिटिकल जो इन्फ्रेंस है, मोस्ट क्रूशियल इन्फ्रेंस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मतलब सही तो होगा स्टेटमेंट, लेकिन मोस्ट क्रूशियल नहीं है, क्रूशियल है एक तरीके से, तो डी विल बी द इनकरेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे 6 वाले में दिया है, पूछा है कि इसमें से सबसे रैशनल इन्फ्रेंस कौन सा होगा। रैशनल मतलब हम लॉजिकली ऐसा कुछ प्रैक्टिकली एक सोच सके, ठीक है, लॉजिकली नहीं, प्रैक्टिकली सोच सके कि मतलब वो एक उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ लें तो इसमें दिया है
कि बाय 2020 when the global economy is expected to run sort of 56 million young people in India with its youth surplus of 47 billion could fill in the gap. It is in this context that labor reforms are often cited as the way to unlock double digit growth in India. यानी कि लेबर रिफॉर्म्स ही किया जाए तभी ये डबल डिजिट ग्रोथ का जो लॉक लगा हुआ है, कि मतलब जो एक लॉक लगा हुआ है कि उसके आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, सिंगल डिजिट में ही रह रहे हैं, तो वो खुल जाएगा यदि हम लेबर रिफॉर्म्स को लाए तो। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स आर ऑफन साइटेड। ठीक है, तो यानी कि यही है कि लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स वेस्ट लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यही होगा, बिकॉज बाकी कुछ में तो दिया नहीं है ऐसा। ठीक है, इंडिया मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ सो एज टू रिड्यूस इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब डेमोक्रेटिक डिजास्टर है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तो आएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा मतलब। ठीक है, इंडिया इज पोइज्ड टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सुन। अब इसका मतलब तो यहीं पे दिया है ना कि हमें वो लॉक को खोलना पड़ेगा, वो ताला जो लगा हुआ है उसकी चाबी यही है कि लेबर रिफॉर्म से। ठीक है, तो वो तो आएगा, पर क्या ये क्रिटिकल होगा, मोस्ट रेशनल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी लेबर रिफॉर्म करेंगे तब जाके वो आएगा। ठीक है, तो सी विल बी इनकरेक्ट आंसर। फिर इंडिया इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द स्किल्ड यंग पीपल टू अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पे इसका कुछ लेना देना है नहीं। ये रैशनल इन्फ्लुएंस, मोस्ट रैशनल इन्फ्लुएंस नहीं है, रैशनल इन्फ्लुएंस है एक। ठीक है, तो सही होते हुए ये गलत हो गया क्योंकि ये मोस्ट नहीं है। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द वेरी फर्स्ट लेसन दैट शुड बी टॉट, ये एक पैसेज है। द मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का? पूरा पैसेज जो लिखा है उसका मतलब क्या, एक बेसिक कोर बना के चला है, मतलब एक तरीके का सिनॉप्सिस बता दो हमें। ठीक है, तो ये दिया है कि इट इज दैट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ टू वर्क इज अननेचुरल एंड आउट टू बी इलीगल। मतलब यदि हम ये सोच लें कि नहीं हमें काम तो मतलब नहीं करना, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू वर्क, मतलब हम ये सोच लें कि हमें काम से मतलब स्वतंत्रता चाहिए, हमारी मर्जी हम करें कि ना करें। ठीक है, तो इसको इलीगल घोषित करना चाहिए, ये पैसेज में लिखा है। एज वी कैन एस्केप आवर शेयर ऑफ द बर्डन ऑफ वर्क ओनली बाय थ्रोइंग इट ऑन समवन एल्स। मतलब सपोज मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है सपोज, ठीक है, तो मैं इसको किसी और पे फेंकूंगा ना, किसी और पे ला दूंगा तभी तो मैं निकलूंगा। ठीक है, बिकॉज जिम्मेदारियां बांटी गई हैं तो किसी और को तो देना पड़ेगा ना। तो यही यहाँ पे दिया है कि बाय थ्रोइंग इट ऑन समवन एल्स, सो ह्यूमन राइट्स आर पेरिश और फेमाइन इफ इट्स स्टॉप वर्किंग। मतलब कोई काम करना बंद कर दे तो फेमाइन आ जाएगा, है ना, खाने पीने की, मतलब जो होता है ना कि खाने पीने की कमी हो जाती है काफी, है ना, बाढ़ सब आ जाती है, वो क्या बोलते हैं, पी से कुछ होता है। ठीक है, कुछ बीमारियां आती है तो उसमें सारे के सारे मर जाते हैं ऐसे मेजोरिटी लोग। तो यदि काम करना बंद कर दिया तो फेमाइन से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो यही है कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि काम को तो करते रहना पड़ेगा। तो इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू वर्क। फिर बी, देयर शुड बी वर्क बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। वर्क की बात करी गई है पूरे पैसेज में, लेजर तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। ठीक है, वर्किंग इज अ टायरनी विच वी हैव टू फेस। अब ऐसा कुछ नहीं है कि डिक्टेटरशिप चला रखा है किसी ने कि नहीं तुम्हें तो काम करना पड़ेगा वरना हंटर मारेंगे। ठीक है, ये पूरे पैसेज में नहीं दिया गया कहीं पे। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क इज एसेंशियल। हाँ, ये तो सही है, मेन आइडिया नहीं हो सकता, आइडिया है एक तरीके का। ठीक है, पर जब हमें यहाँ पे मेन जो आइडिया मिल गया है कि ह्यूमन बींग्स को काम करने की जरूरत है, अदरवाइज वो पेरिश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब खत्म हो जाएंगे, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये मेन आइडिया हो गया। ठीक है, फिर हो गया एक पैसेज, यहाँ पे दिया है कि ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है कि हैबिट्स के बारे में ऑथर क्या सजेस्ट करना चाहता है लेखक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि दे सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, सपोज हमने काफी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, हमें अलग अलग स्टेप्स कॉम्प्लिकेट कर रखे हैं। ठीक है, तो वो जो काम है, जो हैबिट्स है, उसको सिंप्लीफाई कर देती है लाइफ के। ठीक है, दे इनेबल अस टू डू मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली, मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डे टू डे सपोज खाना पीना हो गया, है ना, सपोज रूटीन वर्क हो गया, या फिर पढ़ना भी हो गया एक तरीके से। यदि हम हैबिट लगा लें तो वो ऑटोमेटिक चला जाता है कि अच्छा 6 बजे उठ के पढ़ना है ना, 7 बजे खाना खाना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर देती है मैकेनिज्म को। अदरवाइज यदि ये नहीं रहा तो हम कभी सोचेंगे ठीक है 12 बजे पढ़ लेंगे, फिर 12 बजे कर लेंगे, फिर 2 बजे खा लेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो यानी कि यही है पूरे पैसेज में, पूरे पैसेज को यदि पढ़े तो यही हमें हमारा आंसर निकल के आता है कि द ऑथर सजेस्ट दैट हैबिट्स कैन सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। एंड मैकेनिज्म ऑफ लाइफ को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? टेंड टू मेक्स आवर लाइफ डिफिकल्ट। नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, एड प्रिसीजन टू आवर लाइफ। अभी प्रिसीजन आया कहाँ है कि उसमें ऐड करना है ना, कोर्स करेक्शन तो तब करेंगे ना जब हम वहां तक पहुंचे।
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मेक इट इजियर फॉर अस टू लिव, यही तो है सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लिविंग लाइफ का। टेंड टू मैकेनाइज आवर लाइफ, मैकेनाइज नहीं कर रहा है, मतलब वो जो एक इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है कि अपना माइंड है ना लंग और हार्ट में, मतलब हार्ट बीट हो रही है, लंग से खून निकल रहा है, इंडोर आउटडोर चल रहा है ना, हमें रिफ्लेक्सेशन चल रहा है, तो मैकेनाइज नहीं कर रहा है, हमें मशीन नहीं बना रहा है, ठीक है, हमारी चीजों को लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहा है बस, ठीक है। तो डी विल बी इनकरेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर, इसके वजह से सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ की वजह से। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अब यहाँ पे दिया है, तो इसमें दिया है कि नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, मतलब जो भी पार्टी एक्स में थे वो जिन्हें जेड को पता था, नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटजी एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी बी, पार्टी वाई। ठीक है, यानी कि जो पार्टी एक्स के कोई भी ऐसे सपोर्टर्स नहीं थे जो कि जेड को जानते थे और जिन्होंने उसकी कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट किया था। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड सपोर्टेड हिज कैंपेन, जो कि पार्टी एक्स के सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो कि जेड को जानते थे, जिन्होंने उसके कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट किया था, वो पार्टी वाई के साथ में अलायंस करने को राजी हुए। लेकिन उनमें से कुछ के दोस्त थे पार्टी वाई में, ठीक है, पार्टी वाई में दोस्त थे पर राजी नहीं हुए कुछ, ठीक है, कुछ लोग कुछ के दोस्त थे लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ उसमें। यानी कि इसका मतलब इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर द अलायंस विद द पार्टी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो पार्टी एक्स की बात चल रही है ना कि पार्टी एक्स वाले अलायंस के लिए एग्रीड थे या नहीं थे, ठीक है, पार्टी वाई की बात नहीं चल रही है, पार्टी वाई की सपोर्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पार्टी एक्स की सपोर्टर्स की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया। देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स एज अ फ्रेंड। अब बात तो सही है ना, अब इतने सारे कुछ दोस्त हैं, सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई, तो पार्टी वाई का कुछ कोई तो सपोर्टर होगा जो कि पार्टी एक्स को पार्टी एक्स में से दोस्त जानता होगा, ठीक है, मतलब पार्टी एक्स में जितने भी लोग थे उसमें से कुछ वाई वालों के पार्टी के सपोर्टर्स थे, मतलब वाई वाली पार्टी के दोस्त थे, ठीक है, पार्टी के मेंबर्स के, तो यानी कि कोई तो यहाँ वाला भी तो दोस्त होगा ना, मतलब दोस्त दोस्त दोनों तरीके से चलता है ना, तो ये करेक्ट हो गया। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जस्ट कैंपेन स्ट्रैटेजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दिया है कि इन्होंने सपोर्ट करा था, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी जिन्होंने भी सपोर्ट करा था, ठीक है, वो राजी नहीं थे। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, जो जिन्हें जेड का पता था उन्होंने वाई जो वाई के साथ अलायंस को मंजूरी दी, ठीक है, कहने का मतलब कि जिन्होंने सपोर्ट करा जेड को वो वाई के साथ जाने को तैयार नहीं थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, अब ऐसा तो दिया नहीं है ना, यहाँ पे दिया है कि नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, यानी कि उनको पता था ना कुछ को, एक आध को तो पता होगा ना, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो बी यहाँ पे जो हुआ है वही सही होगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, यानी कि पार्टी एक्स के कुछ सपोर्टर्स को जेड के बारे में पता था, ठीक है, जेड मतलब सपोज कोई नेता है और पार्टी एक्स वालों को उसके बारे में पता था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जेड्स कैंपेन स्ट्रेटजी न्यू जेड, मतलब पार्टी एक्स में जितने भी सपोर्टर्स थे उसमें से जिन्होंने जेड के कैंपेन स्ट्रेटजी को अपोज किया, मतलब उनके खिलाफ गए, तो वो जेड को जिनको पता था, ऑफकोर्स पता होगा, है ना, तो नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जस्ट कैंपेन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे तो दिया है ना कि सब सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड एंड सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जस्ट कैंपेन स्ट्रेटजी न्यू जेड, ठीक है, और यहाँ पे भी दिया था जैसे, ठीक है, कि पार्टी एक्स के सपोर्टर्स ने जिन्हें जेड के बारे में पता था उसने कैंपेन स्ट्रेटजी सपोर्ट की थी, तो ये भी तो गलत हो गया ना यहाँ पे, तो 3 विल बी द इनकरेक्ट, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है कि यदि सेकंड और फोर्थ सैटरडेज को एक तरीके से सपोज कर लो कि बैंक की हॉलीडेज है, ठीक है, यूजुअली बैंक में क्या होता है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे मान लो और जितने भी संडे हैं उनको भी हॉलीडे मान लो किसी ऑफिस के लिए, तो मिनिमम कितने वर्क डेज होंगे, कितने दिन काम पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो जितने दिन काम होगा उतने दिन काम पे जाना पड़ेगा, तो छुट्टियां होंगी तो घर पे आराम कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि मिनिमम डेज ऑफ एनी मंथ कितना होगा, ठीक है। अब अभी सबको पता है कि नॉन लीप ईयर में एक लेंगे, ठीक है, लीप ईयर नहीं लेंगे, दैट इज बिकॉज कि क्या पता, मतलब हमें मिनिमम पता चाहिए ना, यहाँ पे दिया है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, लीस्ट पूछा है, एक तरीके से मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, या फिर यूजुअल नहीं पूछा है, कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं बताया यहाँ पे,
ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे कम महीने वाला दिन लेंगे। तो सबसे कम महीने वाला दिन फरवरी होता है 29 और 28। ठीक है, पर 29 नहीं लेंगे, हमें और कम चाहिए, क्या पता नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो 28 लेंगे। अब 28 दिन लेंगे। ठीक है, 28 दिन है एक महीने में। और सबको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक में तो संडे आएगा ना। और 7 दिन होते हैं, यानी कि 24 28 दिन में कितने ऐसे वीक होंगे? 4 वीक होंगे। 28/7, 28/7, तो देयर विल बी 4 संडेज। ठीक है, तो 4 संडेज हो गए अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को भी छुट्टी मान लो। ठीक है, तो 4 वीक है, 4 संडेज है, तो 4 सैटरडेज भी तो होंगे ना। लेकिन उसमें से सेकंड और फोर्थ वाले को छुट्टी मान लेते हैं, तो यानी कि 6 सैटरडेज हो, 6 लीव्स हो गए। ठीक है, और टोटल 28 दिन है उस महीने में। तो 28 माइनस 6 यानी कि 28 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 22। तो 22 दिन, यानी कि जो सबसे मिनिमम वर्किंग डेज होगा वो 22 दिन होगा। 22 दिन काम करने पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 12th वाले में पूछा है कि सपोज एक पॉलिसी है कि 1/3 पॉपुलेशन है ना, वो हर साल निकल जाती है कहीं दूर। ठीक है, एक सपोज एक गांव है, वहां से 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है शहर की तरफ। ठीक है, शहर की तरफ माइग्रेट कर जाती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन वो हमें लेने नहीं लेना है यहाँ पे कुछ मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट्स एवरी ईयर, तो 1/3 जो होते हैं वो हर साल निकल जाते हैं वहां से। तो छठे साल में, छठे साल के बाद, छठे साल नहीं, ठीक है, छठे साल के बाद, छठे साल में करोगे तो वो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो छठे साल के बाद आफ्टर द 6th ईयर, यदि पॉपुलेशन सपोज मान लेते हैं कि कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ हो गया, तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ सिर्फ पॉपुलेशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं तो छठे साल के बाद कितने लोग बच जाएंगे उस पॉपुलेशन का, ओरिजिनल पॉपुलेशन का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला साल जो माइग्रेशन होगा पॉपुलेशन का, मान क्या लेना है, यहीं पे तो है 1/3। तो यानी कि 1/3 पहले साल में चले जाएंगे, दूसरे साल में भी 1/3 चले जाएंगे, फिर तीसरे साल में भी 1/3 जाएंगे, चौथे साल में भी 1/3, पांचवें में भी 1/3 और छठे में भी 1/3। तो किसके किसके रिमेनिंग पॉपुलेशन के, राइट। तो रिमेनिंग पॉपुलेशन के 1/3 चलते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा अपना। ठीक है, यानी कि ये 1/3 1/3 1/3 ये पॉपुलेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन बच जाएगी? ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे 1/3। ठीक है, और इसको वापस से 1 माइनस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वापस ले लेंगे ना पूरे 1 को, तभी तो आंसर निकलेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1/3 पहले साल में, दूसरे साल में 1 माइनस 1/3, तीसरे साल में 1 माइनस 1/3, चौथे साल में 1 माइनस 1/3, पांचवें में भी 1 माइनस 1/3, छठे में भी 1 माइनस 1/3। अब 1 माइनस 1/3, 3 को इधर ले गए, 3 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, सबका 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना 1 माइनस 1/3। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ऐसे पूरा चलते चल जाएगा 6 बार। ठीक है, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 2 4 2 8। ठीक है, अब ऐसे भी यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, अब 3 डिवाइड भी तो करना है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 3 9, 3 27, 27 इंटू 27। अब इसका मैनुअल मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 8 64, और 27 इंटू 27 729। तो 64/729 जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? ओरिजिनल लोकेशन पे। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 टेस्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो। ठीक है, सपोज 4 टेस्ट हैं, उनको 4 लगातार दिनों में कंडक्ट कराना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में दिया है। अब यहाँ पे दिया है कि फिजिक्स टेस्ट जो होता है वो फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी टेस्ट के बाद जो कंडक्ट करा जाता है, तो जो फिजिक्स टेस्ट है वो बायोलॉजी के टेस्ट के पहले जो कंडक्ट करा जाता है उसके भी पहले फिजिक्स टेस्ट हो जाता है। ठीक है, एंड केमिस्ट्री जो होता है वो दो टेस्ट होने के बाद किया जाता है, मतलब यानी कि तीसरे पे किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि लास्ट क्या होगा। अब जैसे फिजिक्स यहाँ पे बोला है ना कि फिजिक्स इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है उसके जस्ट पहले फिजिक्स होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लिया। केमिस्ट्री जो होता है वो जस्ट आफ्टर 2 टेस्ट कराया जाता है, यानी कि ये 2 टेस्ट के बाद केमिस्ट्री कराया जा रहा है। फिजिक्स और बायोलॉजी 2 टेस्ट हो गए, तो उसके बाद केमिस्ट्री कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं केमिस्ट्री, यानी कि टी इक्वल टू केमिस्ट्री। अब बचा क्या? चौथा टेस्ट ही बचा ना, मैथ्स।
है ना। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं था कि पहले मैथ्स का रंग कनेक्ट करा दिया जाता है, तो यानी कि यहाँ पे मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री और यहाँ पे मैथ्स। ठीक है, तो लास्ट इसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स टेस्ट होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे दिया है कि ए और बी जो है ना वो इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब सपोज ए बी सी डी चार लोग हैं, ठीक है। तो उनका जो सम है वो बताया, एक कंडीशंस दिया है कि ए और बी की जो सैलरी होती है वो सी और डी की सैलरी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि समेशन ले लेंगे ए और बी की सैलरी, मतलब एक लेट मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए रुपीज। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। अब ये दिया है कि सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी, यानी कि ए और सी की जो इनकम है वो बी और डी के बराबर होती है। और भी दिया है, तीसरा जो कंडीशन है कि जो ए होता है वो आधा कमाता है, किससे, बी और डी के इनकम से, कंबाइंड इनकम से आधा कमाता है ए। अब ये यहाँ पे ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी अपॉन बी प्लस डी, तो यानी कि इसको यदि हम इसको ये साइड लेके गए तो 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू बी प्लस डी। ठीक है, अब ए और सी यानी कि इस वाले में हम इस इक्वेशन को फिट कर देंगे। ठीक है, ये क्या, ये जो बी डी और बी प्लस डी है ना उसके जगह पे हम ए लिख देंगे। ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी दिया है, बी प्लस डी की जगह पे हम 2a लिख देंगे, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2a। अब 2a माइनस ए लेके जाएंगे, यहाँ पे सी बचेगा तो सी इक्वल टू ए, तो यानी कि ए इक्वल टू सी। अब इसको हम क्या करेंगे कि पहले वाले में पुट कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो a इक्वल टू सी, तो यहाँ पे लिख देंगे c प्लस बी इज ग्रेटर देन c प्लस डी, तो यानी कि सी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे c लिख देंगे ना, बिकॉज a इज इक्वल टू सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा b इज ग्रेटर देन d, तो यानी कि b की इनकम हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे b विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग इज टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। मतलब जो अच्छी आवाज है वो तो एक प्राकृतिक तोहफा है लोगों को, लेकिन उसको हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा इम्प्रूव करने के लिए और उस फील्ड में और अपना बेहतर बनाने के लिए, म्यूजिक के लिए, म्यूजिक फील्ड में। ठीक है, तो ये दिया है। अब यहाँ पे दिया है नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे दिया है प्रैक्टिसिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा इम्प्रूव और एक्सेल के लिए, तो यानी कि ये तो सही बात है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। अब ऐसी कोई तो बात है नहीं, मतलब ये तो सही है कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आवाज को बेहतर बनाने के लिए, पर यहाँ पे इसका कुछ मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी आवाज वालों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जिनकी आवाज अच्छी है, ठीक है, म्यूजिक में, तो ये तो मतलब इसका कुछ बनता नहीं है सीन। ठीक है, तो ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई जेड, 3 पिलर्स है डिफरेंट हाइट्स के ऑफ कोर्स। तो 3 स्पाइडर ए बी सी, 3 मकड़े चढ़ रहे हैं उस पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक चांस में ए जो एक्स पे क्लाइम करता है, एक्स वाले पिलर पे, वो 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, पर वो 1 सेंटीमीटर फिसल भी जाता है। तो अब हम इसका निकाल लेंगे कि अच्छा मतलब वो फाइनल मतलब जाता कहाँ पे, मतलब सपोज 0 पे है तो वो जाता कहाँ तक है, 6 पे जाता है, 1 पे फिसल जाता है, तो कहाँ तक जाता है, 5 पे जाएगा ना, 6 माइनस 1, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया है कि बी क्लाइम्स ऑन वाई बाय 7 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन बाय 3 सेंटीमीटर, मतलब वो 7 मीटर मतलब 7 यूनिट 7 सेंटीमीटर चलता है ऊपर और 3 फिसल जाता है, यानी कि ऊपर से सपोज यहाँ से 7 चलना स्टार्ट किया, 7 ऐसे गया और फिर वापस यहाँ पे सपोज 7 है तो यहाँ पे 3 वापस फिसल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये तो यही होगा ना, इसका माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 3 विच विल इक्वल टू 4। अब ये बोल रहा है कि सी जो है वो जड़ पे वो 6.5 सेंटीमीटर चलता है और 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है, तो इसका भी माइनस कर देंगे, 4.5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इफ देयर आर 40 चांसेस, अब 40 चांसेस है तो 39 चांसेस में ऊपर जाएंगे ना और नीचे आ जाएंगे, लेकिन एक और ऊपर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, हमें बस टच करना है ना। वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि उसको स्टे कराना है वहां पे। ठीक है, ये बोला है कि हाइट, पिलर की हाइट क्या है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ ऊपर जाकर टच करना है, तो यानी कि एक बार सिर्फ ऊपर जाना है और बाकी टाइम नीचे जाना है, मतलब ऊपर जाना है फिर फिसल जाना है। ठीक है, तो 39 चांसेस यानी कि 39 में ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें ऐड कर देंगे एक एक पूरा जो जितना वो चढ़ पाता है, तो यानी कि 5 इंटू 39, ये वाला 5 इंटू 39 चांसेस प्लस 6 क्यों, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा है, तो यानी कि 195 प्लस 6। सिमिलरली वाई वाले पे 4 इंटू 39 4 क्यों, क्योंकि ये 4 है
39 चांसेस मिले और 7 वाले पे चढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 156 प्लस 7 विच विल इक्वल टू 163। फिर Z वाले पिलर पे C चढ़ रहा है, तो 39 इंटू 4.5 कर लेंगे, ठीक है, मैनुअली हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 6.5 क्यों, क्योंकि वो उतना टच कर पा रहा है ऊपर जाके, तो ये हम ऐड करेंगे तो 182। अब इसमें से सबसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट पिलर क्या ऐड किया है, सबसे हाईएस्ट नहीं पूछा है, हाईएस्ट पिलर पूछता तो x होता 201 सेंटीमीटर, पर शॉर्टेस्ट पूछा है, तो शॉर्टेस्ट क्या होगा 182 नहीं 163 विल बी द करेक्ट आंसर देन, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये दिया है एक फिलोसॉफिकल एक तरीके से दिया है यहाँ पे भी, ठीक है, राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजेस कंडीशंस ऑफ सोशल वेलबींग इंडिस्पेंसिबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। अब ये दिया है कि इस स्टेटमेंट के लाइट में, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें से कौन सा सही अंडरस्टैंडिंग है, राइट का सही मतलब बताया गया है। राइट्स एम एट इंडिविजुअल गुड ओनली, यहाँ पे दिया है सोशल वेलबींग, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे तो वो इंडिविजुअल की भी बात नहीं की गई है एक तरीके से, मतलब दो एज अ सिटीजन इंडिविजुअल है, ठीक है, पर लार्जली यहाँ पे सोशल वेलबींग की भी बात की गई है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। राइट्स एम एट सोशल गुड ओनली, ऐसा कुछ बात नहीं है, बिकॉज ट्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन भी तो और चाहिए ना, ये भी तो पर्सनल चीज है, ठीक है, इंडिविजुअल चीज है, तो ये भी गलत हो गया। राइट एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, बिल्कुल सोशल वेलबींग चाहिए और ट्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन चाहिए, सिटीजन एक ही है ना, इंडिविजुअल ही है ना, तो इंडिविजुअल की ग्रोथ भी चाहिए, तो ये सही हो गया। राइट एम एट इंडिविजुअल गुड डिवाइड ऑफ सोशल वेलबींग, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बोला है सोशल वेलबींग भी चाहिए, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट, डी विल बी द इनकरेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है 18th वाले में कि 15 स्टूडेंट्स है, वो 52 लोगों की क्लास है, सपोज 52 टोटल लोग हैं, उसमें से 15 फेल हो गए बच्चे, ठीक है, तो 15 लोगों के वो नाम कट करके, मतलब लिस्ट में हम रखते ही नहीं है उनको, ठीक है, लिस्ट से बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मेरिट ऑर्डर बनाई गई, फेल फेल, ठीक है, तो मेरिट ऑर्डर बनाई गई, तो ऑफकोर्स 52 माइनस 15 करके बनाई जाएगी, ठीक है, तो यानी कि विच विल बी इक्वल टू 37। अब बोला है कि रमेश जो है वो 22वें स्थान पे है टॉप से, तो टॉप से 22वें स्थान पे है, तो वो बॉटम से कितने पे होगा। अब हमने वो फॉर्मूला इसमें था कि जो पोजीशन फ्रॉम द बॉटम होगा, नीचे से जो पोजीशन होगा वो होगा टोटल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उसमें से माइनस करेंगे टॉप वाले पोजीशन को और +1 ऐड कर देंगे, +1 क्यों, क्योंकि वो खुद ही उस पोजीशन पे है ना, तो नीचे वाले भी सभी तो लेके जाना पड़ेगा ना हमें, तो इसके लिए यहाँ पे +1, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, ये मैंडेटरी है इसमें, ठीक है, तो 37 हुआ है सर, और 22वें पे था ये बंदा या बंदी, ठीक है, 37 माइनस 22 +1, तो 37 माइनस 22 15 आएगा, ठीक है, 15 +1 16, तो यानी कि उसका या उसकी 16th रैंक आई थी, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिया है a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, a जो है वो b का बेटा है, ठीक है, यानी कि b का बेटा है, ठीक है, a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, यानी कि a जो है वो, मतलब a जो है वो वाइफ है b की, ठीक है, ये कंडीशन दिया है यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर पूछा है कि p प्लस आर माइनस क्यू क्या होगा, मतलब यहाँ पे दिया a प्लस बी मीन्स सन, a सन है, यानी कि p सन होगा r का, तो p सन है r का। अब ये दिया है r माइनस क्यू, यानी कि वाइफ होगी ना, तो r इज वाइफ ऑफ q, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, ठीक है, p इज सन ऑफ r, ठीक है, और r इज वाइफ ऑफ q, यानी कि r इज वाइफ ऑफ q, ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि r इज मदर और q इज फादर, ठीक है, तो c विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 20th क्वेश्चन, गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस, यही है, ठीक है, तो गोपाल ने 10% प्रॉफिट पे राम को बेच दिया एक मोबाइल, ठीक है, अब राम वापस बेचना चाहता है गोपाल को, बोल रहा है ये तो लॉस है, तो मतलब ये हमें नहीं चाहिए कुछ रीजन से, तो वो 10% लॉस पे बेचना चाहता है, तो गोपाल की पोजीशन क्या होगी, वो फायदे में रहेगा नुकसान में रहेगा, ठीक है, ये दिया है कि तो नेट पोजीशन का फॉर्मूला ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि जो भी परसेंटेज है प्लस में होगा तो प्लस में करेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में करेंगे, ठीक है, तो यानी कि 10 प्रॉफिट है तो 10% प्रॉफिट डाला यहाँ पे, 10 प्लस
प्रॉफिट, मतलब +10 प्रॉफिट। अब 10% लॉस है तो -10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स वाई रहेगा ना, तो प्लस 10 इंटू -10, 10 इंटू -10 क्यों, क्योंकि 10% लॉस है ना, तो अपॉन 100, तो यानी कि क्या हो जाएगा 10 - 10, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 10 इंटू -10 अपॉन 100 यानी कि -100 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 1, तो यानी कि 1% लॉस है किसका, राम का, है ना। तो राम का 1% लॉस है, यानी कि अपोजिट पार्टी का क्या होगा, फायदा, है ना। तो जो गोपाल होगा वो गेन में रहेगा, 1% प्रॉफिट में रहेगा उसका, ठीक है। अब दूसरा पीसीसी मेथड जो है वो चेन रिएक्शन का एक तरीके से चेन वाले में, ठीक है। तो ये जैसे दिया है 100 रखेंगे किसी भी चीज को, तो 100 रुपीज है, तो उसका 10% प्रॉफिट पे बेचा था, ठीक है। तो 10% इसका 10% चाहिए हमें, ठीक है। जो भी होगा ना वो प्रीसीडिंग की वैल्यू का हमें 10 उतना परसेंटेज निकालना है। तो 100 का 10% कितना होगा 10, ठीक है। यानी कि 10 हमें इंक्रीज करना है, इसमें +10 है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज करना है। अब बोल रहा है 10% लॉस पे बेच रहा है वो, तो यानी कि इस 10% किसका, इसका 10%, राइट। तो 110 का 10% कितना होगा, कट कर दो, 110 इंटू 10 अपॉन 100 करो तो 0 0 कैंसिल होगा, फिर बाद में बचेगा 11। तो यानी कि इसमें से 110 में से 11 माइनस कर दो, कितना होगा 110 - 11 99। अब हमें फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लेनी है, तो 99 - 100 कितना होगा -1, यानी कि ये हो गई राम की नेट पोजीशन। राम 1% लॉस में है, तो गोपाल की पोजीशन क्या होगी 1% फायदा में, ठीक है। यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी पैसेज है। फिर यहाँ पे जैसे दिया है कि द चैलेंजेस ऑथर ऑफ द अबव पैसेज थ्रोज टू द पब्लिक इज, पब्लिक को ऑथर क्या चैलेंज फेंक रहा है कि उसका सॉल्यूशन निकालो हमें दो, तो वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे। तो बोल रहा है कि वी हैव हार्ड वर्क अहेड, हमें हमारे आगे मेहनत है, ठीक है। मतलब मेहनत है इन द सेंस मेहनत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि ऑल ऑफ अस टू वॉट एवर रिलीजन वी मे बिलोंग, हमें जिस भी धर्म से हम हैं, हम इक्वली भारत के बेटे हैं, ठीक है। तो इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, बेटे बेटी वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो ये है इक्वल राइट्स है सबके पास, इक्वल प्रिविलेजेस हैं एंड इक्वल ऑब्लिगेशंस है, मतलब सबके पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस मींस पीपल, जो कि मतलब एक स्पेशल चीज होती है ना, तो वो सबके पास है, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस इन द टर्म्स ऑफ ड्यूटी, हमें मतलब हमें क्या करना है इन टर्न। तो हमें वी कैन नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म और नैरो माइंडेडनेस, फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट दोज पीपल आर नैरो इन थॉट और एक्शन। अब यहाँ पे दिया है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोग्रेस एंड प्रिविलेजेस, यहाँ पे ऐसे हाई स्टैंडर्ड की बात नहीं की गई है, ठीक है। ना ही प्रोग्रेस की बात की गई है, प्रोग्रेस की बोल रहा है कि हमें मतलब एडवांस मतलब आगे बढ़ना है, पर उस टर्म्स में नहीं बोला है। लेकिन प्रिविलेजेस की बात की गई है, लेकिन ऐसे कुछ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह की बात नहीं की गई है, ठीक है। इक्वल प्रिविलेजेस की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इक्वल प्रिविलेजेस, फुलफिलमेंट ऑफ डेस्टिनी एंड पॉलिटिकल टॉलरेंस, अब पॉलिटिकल टॉलरेंस भी नहीं दिया यहाँ पे, एक डेस्टिनी तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, वैसे ये चैलेंज भी नहीं है। फिर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड इकोनॉमिक पैरिटी और स्पिरिचुअलिज्म की भी बात नहीं की गई है पूरे पैसेज में। अब ये दिया है हार्डवर्क, ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी, यही तो मतलब है यहाँ पे। हार्डवर्क का हेड का मतलब क्या होगा कि हमारे आगे हल मेहनत हमें करनी है, एंड ये जो है ब्रदरहुड बिकॉज इक्वली है, सब मतलब बराबर है, तो हमें भाईचारा बनाए रखना होगा, है ना। एंड नेशनल यूनिटी बिकॉज नो नेशन कैन बी ग्रेट होस्ट पीपल आर नैरो इन थॉट एंड एक्शन, तो इसके लिए हमें यूनिटी बना के रखनी है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे दिया है कि 22 का पैसेज दिया है कि इसमें से कौन सा पैसेज है वो जनरल विल को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, इसमें से कौन सी लाइन है एज पर द पैसेज। तो ये पूरे पैसेज को यदि पढ़ लें तो यहाँ पे पाएंगे कि द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रूसो puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will and in, अब यहाँ पे जनरल विल का मतलब बताया आवर कॉर्पोरेट कैपेसिटी वी रिसीव ईच मेंबर एज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। तो वो एक तरीके से यहाँ पे जैसा दिया है एम है कि सम टोटल ऑफ द प्राइवेट विल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऐसी कोई की बात नहीं की गई है कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द होल की बात की गई है, यानी कि सबका समेशन की बात की गई है, ठीक है। एक तरीके से ईच मेंबर एज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द होल, सबके समेशन की बात की गई है इन द सेंस कि एक ही है और एक ही में सब है, ठीक है। एक ही है, एक ही में सब है, ये नहीं दिया है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है वगैरह वगैरह और उसका हमें समेशन करना है, तो सम तो नहीं है बोला यहाँ पे, ठीक है। ये बोला है एक ही है और इसी में हमारा सब कुछ है, ठीक है, यही टोटल है।
तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट इज आर्टिकुलेटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडिविजुअल्स की बात नहीं करी गई है। द कलेक्टिव गुड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट विल्स ऑफ द इंडिविजुअल, यही तो बात है। यहाँ पे बोला है कि सम टोटल जो है ना वो यूनिटी है, वो यूनिट है, ठीक है, यानी कि वन है, पूरा होल वन है। तो यानी कि कलेक्टिव जो होता है ना वो प्राइवेट विल से अलग है, एक डिस्टिंक्ट है, एक स्पेशल चीज है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे मटेरियलिज्म की बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरे पैसेज में मटेरियलिज्म की बात नहीं की है। तो यदि एक लोग देखें तो इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू पुट हिज पर्सन एंड ऑल हिज डायरेक्शन, इंडिविजुअल लग सकता है, लेकिन रूसो ने उसको ही जनरल विल में डाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि पैसेज का मतलब बता दो हमें अच्छे से, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी फोर्स इज द मेन फिनोमेना इज द इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेंटी, फोर्स इन द सेंस आर्मी वगैरह, डिफेंस वगैरह। तो यहाँ पे फोर्स वोर्स की बात नहीं कही है यहाँ पे डेमोक्रेसी में, ठीक है। ये तो एक ऑटोक्रेटिक रूल हो गया ना, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज द मेन फिनोमेना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेंटी। अब मैच्योर डेमोक्रेसी मतलब इसका अपोजिट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, वैसे भी। और यहाँ पे दिया है कि एट हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी obtains the conflict between will of the sovereign making body and the organized will of the people seldom occurs, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इन द सेंस झगड़ा नहीं होता, उनमें मनमुटाव नहीं होता, मतलब दोनों सेम ही रहते हैं, यूजुअली बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, यूजुअली एक ही तरीके से सोचते हैं। बहुत होता है जो 49 और 51 ही सोचते हैं, है ना, 49.99 और 50.01 ही सोचते हैं। तो यानी कि वो बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है, मैच्योर डेमोक्रेसी में। तो यानी कि जबरदस्ती की फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सी वाला में दिया है कि यूज ऑफ फोर्स इज इररिलेवेंट इन द एक्चुअल एक्सरसाइज। अब इररिलेवेंट भी नहीं है, मतलब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो वो तो लगाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये बोला है इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स इज नैरोड डाउन टू मार्जिनल फिनोमेना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेंटी, यही तो है। अब कॉन्फ्लिक्ट सेल्डमली ऑकर होता है ना, तो सेल्डमली ऐसा कुछ होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो सेल्डम ही फोर्स हमें यूज करना पड़ेगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, यहाँ पे बोला है कि ये पैसेज किसके बारे में बताया गया है, पूरे पैसेज को मतलब एक टॉपिक बता दो हमें कि ये किस टॉपिक के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन वाइडस्प्रेड इंटरनेट अरे इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन विच वोटिंग इज एसेंशियल पार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे वोटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है, यहाँ पे कुछ भी राइट टू वोट नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला है कि हमें सबको राइट टू सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए या फिर सबको आज़ादी होनी चाहिए वोटिंग करने की, है ना, पूरे पैसेज में। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बोला है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ये तो है ना, बट ये तो मतलब यू आर नॉट यू आर रिफ्यूजिंग टू बी यू आर रिफ्यूजिंग योर ओन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट वोटिंग, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ड्यूटी टू वोट, यही तो है, वोटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट टू डेलिबरेटली रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सच एन इंटरेस्ट एंड फ्रॉम वोटिंग इज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड है ना की, ठीक है। तो वोटिंग ही सबसे जरूरी है, यानी कि वोटिंग ड्यूटी एक तरीके से बन गई है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर फिफ्थ वाले में है कि पैसेज क्या बताना चाहता है, पैसेज क्या मतलब सजेस्ट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि लीडर फोर्सेस हिज फ्यूचर पोजीशन, मतलब लीडर है, लीडर थोड़ी दिखता है, डिक्टेटर दिखता है ना, वो आगे नजरें बनाए रखता है, हमें यहाँ पे जाना है, उसके आगे हमें जहाँ पे जाना है। इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने आप पे, एज अपार्ट फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। ये पूरे पैसेज को देख ले तो कि ये गलत हो गया, ठीक है। ए लीडर इज चोजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री, अब ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये पैसेज नहीं बता रहे, इसमें पूरे पैसेज को पढ़ना है तो, ठीक है। ए लीडर मस्ट सी दैट इज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डिस्पेयर, सी का मतलब देखने से क्या होगा, मतलब उसको आगे देख के और उसके अनुसार काम करना होगा ना। यहाँ पे बोला है इट इज पॉसिबल टू फोरसी दैट ही विल रीच सच पोजीशन सिंस अर्ली इन लाइफ वन कैन सी हिज क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, ये वाले में, है ना। तो ये एक पार्ट दिया गया था यहाँ पे। तो इट लीडर मस्ट सी दैट इज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डिस्पेयर, अब ये तो है, एक मतलब बनता है, पर ये सजेस्ट नहीं करता पैसेज को, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिस्पेयर इन कंट्री समटाइम्स लीड टू डिक्टेटरशिप, यही तो दिया है यहाँ पे कि ये पूरा जो है ना अच्छी अच्छी बातें वो सच नहीं होती, दैट इज इन केस ऑफ डिक्टेटर। वो क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो पावर पे बहुत गलती से पहुंचता है ना, लक बाय चांस, और बहुत बारी ही उसमें ऐसा होता है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस कि जो कंट्री है, जो देश है, उसमें अनहैप्पी स्टेट है, मतलब खुशी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लोग खुश नहीं है, डिस्पेयर है, चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, महामारी वगैरह कुछ आ गई है ना, कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो उसकी वजह से डिक्टेटर आता है अच्छे अच्छे बातें करके, तो यही तो मतलब है यहाँ पे, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 6 वाला पैसेज है, उसमें पूछा है
26 वाला, कि पैसेज की वजह से कौन सा एजम्पशन हम ले सकते हैं, कौन सा बात हम मान सकते हैं ऐसा कि ये सही होगा। पीपल ऑलवेज सी द लेजर टाइम एज अ गिफ्ट एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजिशंस। तो यहाँ पे तो नहीं है ना, कि यहाँ पे दिया है कि क्रिएटिव यूज ऑफ लेजर बाय माइनॉरिटीज इन सोसाइटीज हैज बीन मेन स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो ऑलवेज नहीं यूज करते, वो कभी कभार जो है ना कुछ लोग यूज करते हैं। मिनोरिटी का इन द सेंस यहाँ पे रिलीजियस एथनिक मिनोरिटी वगैरह नहीं हो गया, मिनोरिटी इन द सेंस 100 में से 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो भी है वो यूज कर पाते हैं इस चीज को। तो ऑलवेज तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हमेशा तो नहीं देख रहे हैं। A1 विल बी इनकरेक्ट। फिर बोल रहा है यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैव बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। यही तो इसका मतलब है, लास्ट वाली लाइन यदि हम पढ़े तो येट द क्रिएटिव यूज ऑफ लेजर बाय माइनॉरिटी इन सोसाइटीज हैज बीन द मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस। मतलब जो भी प्रोग्रेस इंसानों ने मतलब प्रोग्रेस किया है उनमें जो मेजर सोर्स रहा है, ठीक है, तो मेन स्प्रिंग जो रहा है, मेजर सोर्स जो रहा है वो इन्हीं लोगों का है, जो कि लेजर टाइम में भी अपने सोसाइटी के लिए कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, तो यही तो मतलब है यहाँ पे। तो बी टू करेक्ट हो गया, अब यहाँ पे टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी एजम्पशन ही पूछा है, ठीक है। हम पूरे पैसेज पढ़ लें। यहाँ पे दिया है कि स्टडी ऑफ द फेमस बैटल ऑफ हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर। अब यहाँ पे जैसे दिया है कि हिस्ट्री फॉर द लेसन दे कंटेंट फॉर दोज हु लीड और एस्पायर फॉर लीडरशिप, मतलब जिनको लीडरशिप पोजीशन लेना है तो उसके लिए वो एक तरीके से इंस्पिरेशन की काम करती है, ठीक है। तो ये दिया है, एक लेसन है, ठीक है। सच स्टडी विल रिवील सर्टेन क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स व्हिच इनेबल द विनर्स टू विन। मतलब उन्होंने जीतने वालों को जिताया और क्या उसमें खराबियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हारने वाले हार गए, ठीक है। यानी कि ये मतलब है, यहाँ पे बोला है कि आज की मॉडर्न वॉरफेयर की बात नहीं की गई है, पिछले जो हिस्ट्री की बात की गई है, ठीक है, पहले पुराने 100,000 साल पहले, तो उसमें हमें सीखने को मिलेगा। आज का कुछ लेना देना नहीं है, आज पे तो काफी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बोला है स्टडिंग द हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर एनीवन हु एस्पायर्स टू बी अ लीडर। अब ये बोला है ना, एक लेसन क्रिएट करता है, वो एक लेसन है, जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी, ठीक है, और ऐसा कुछ मेंशन में नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 भी गलत, 2 भी गलत, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर ये बोला है कि सपोज करो, मान लो कि 9 लोगों का एवरेज वेट 50 किलो है। अब एवरेज वेट जो है वो 9 लोगों का 50 किलो है, तो 9 लोगों का वेट कितना होगा, 50 इंटू 9, 9 इंटू 50, ठीक है। तो 9 इंटू 50, 9 5 45, 45 0, ठीक है। तो 9 इंटू 5 45, 0 लगा देंगे, 450 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिया है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन, पहले के 5 जो लोग हैं महारथी हैं, उनकी जो एवरेज वेट है वो 45 किलो है, ठीक है। तो पहले 5 के 45 किलो है, तो निकाल देंगे वापस 45 इंटू 5, 225, 225 केजीज। अब ये बोला है कि लास्ट वाले जो 5 लोग हैं ना, उनकी एवरेज वेट 55 किलो है, 55 केजी, ठीक है। तो यानी कि 5 इंटू 5 आगे 55 अगेन कर देंगे, तो इसको भी हम मैनुअल काउंटिंग से करेंगे, 275 किलो आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बीच वाले का जो 5th वाला पोजीशन है ना, 5th पर्सन, उसकी वेट क्या होगी। तो 50 जो 5th वाले पोजीशन की वेट क्या होगी, जो पहले 5 थे और आखिरी 5 थे उसमें से माइनस कर दो 9 जो थे उनकी वेट को, ठीक है। तो 225 प्लस 275 500 केजेस होता है, ठीक है। और ये जो 9 की वेट थी वो 450 थी, तो 500 माइनस 450 ये हो जाएगा 50। तो यानी कि 50 केजी इसकी वेट थी, ये बंदे की या बंदी की, जिसको भी ले लो आप, ठीक है। तो अब 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा मतलब लेंथी है पर इजी हो जाता है एक तरीके से, यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकली करना है, लॉजिकली खेलना है एक तरीके से, ठीक है। तो इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन, एक मान लेते हैं ना, एक जो भी है ना, हम इनिशियल्स को सिर्फ मानेंगे, तो 6 वुमेन है, यहाँ पे हमने लिख दिया 6W, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 टेनिस प्लेयर्स, यानी कि 4 टेनिस प्लेयर्स, उसमें से 6 में से 6 वुमेन है, उसमें से 4 टेनिस प्लेयर्स है, ठीक है। अब बोला है 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशोलॉजी, यानी कि 4 ने पीजी करा हुआ है सोशोलॉजी में, ठीक है। 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 1 पीजी इन कॉमर्स, ठीक है। और 3 है ना वो बैंक में काम करते हैं, 3 आर बैंक एम्प्लॉइज। यहाँ पे बोला है कि विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉइज, तो लिख देंगे विमला कमला बैंक, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर बोल रहा है कि अमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड, तो अमला मतलब बेरोजगार है एंड कोमला भी बेरोजगार है, यानी कि ये काम नहीं होंगे, ये नौकरी वाले लिस्ट से बाहर हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोमल एंड निर्मला आर
अमॉन्ग द टेनिस प्लेयर्स, मतलब कोमल और निर्मल टेनिस खेलते हैं, तो कोमल टेनिस, निर्मल टेनिस। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि अमला, कुमला, कमला एंड निर्मला, ये पीजी हैं सोशोलॉजी में। ये जो चार पीजी वाले थे ना, तो ये यहीं पे है कि कमला, अमला, कुमला एंड निर्मला, ये पीजी हैं सोशोलॉजी में। ठीक है, ठीक है। इफ श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, एक ही पीजी वाली थी, तो श्यामला के आगे पीजी इन कॉमर्स लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा टेनिस प्लेयर भी है और बैंक एम्प्लॉय भी है? अच्छा, बैंक एम्प्लॉय, तो ये तो बैंक एम्प्लॉय दिया नहीं है। ठीक है, टोटल 3 बैंक बैंक एम्प्लॉय हैं, 4 बैंक एम्प्लॉय हैं, है ना। अरे 3 बैंक बैंक एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, और इसमें से 2 तो दिया है ना, विमला कमला, यानी कि विमला और कमला दोनों में से ही हो सकते हैं। ठीक है, बोथ टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय पूछा है, तो विमला कमला में से ही होंगे, तो हम अमला को भी कट कर देंगे, है ना, एंड कोमला को भी कट कर देंगे, है ना, और श्यामला को भी कट कर देंगे, तो निर्मला विल बी द आंसर। और यदि हमें इसके आगे भी जाना है, ठीक है, ये भी है ना कि 2 ऑफ के ए एन के, कहाँ पे गया? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ बोथ द टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अमला एंड कोमला और बेरोजगार, राइट, अनएम्प्लॉयड, तो ये तो नहीं हो सकते, है ना, तो ये टेनिस खेलते भी हैं सपोज। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते, है ना। तो और टोटल टेनिस प्लेयर कितने हैं? 4 टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी टेनिस प्लेयर होगा, ये भी होगी, है ना। ओके, तो मतलब निर्मला विल बी द आंसर। ठीक है, डेट इज बिकॉज अमला कोमला तो लिस्ट से बाहर है, वो काम नहीं करते, बैंक एम्प्लॉय चाहिए हमें विमला एंड कमला में से। ठीक है, तो ये बैंक एम्प्लॉय हो गए, और टेनिस खेलते हैं ये लोग, कोमला एंड निर्मला। ठीक है, लेकिन कोमल जो है ना, वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार। ठीक है, तो बची कौन? निर्मल, निर्मला। ठीक है, तो ये हमारे जो हो गया वो सही जवाब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल बी द बैंकिंग गर्ल, जो बैंक में काम करेगी। ये यहाँ पे लिखा है कि अमला एंड कोमला अनएम्प्लॉयड है, एंड कमला इज ऑलरेडी बैंक में है। ठीक है, और के एन ही है यहाँ पे जैसे दिया है। ठीक है, ऑफ होम 2 आर बैंक एम्प्लॉयज, कमला, कोमला, निर्मला एंड अमला, इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉयज हैं, 2 ऑफ, है ना। तो अमला कोमला नहीं हो सकता, अनएम्प्लॉयड है, तो यानी कि ये लिस्ट से बाहर चले गए थे। ठीक है, अब बचे ये दोनों, कमला एंड निर्मला। ठीक है, और कमला ऑलरेडी बैंक में है, तो निर्मला ही होगी टोटल। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वापस आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि पी जो है वो ए का 40% है, प्लस बी का 65% है। क्यू जो है वो 50% ऑफ ए है, 50% ऑफ बी है। तो जबकि हमेशा ए बड़ा होगा बी से, हमेशा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? अब हम ट्रायल एंड एरर पे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिला है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर पे कुछ भी ले लेंगे, 100, 110, 100, 200, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 100, 110 लिया है यूजली, पहले वाले में, दूसरे वाले में 100, 200 लिया है। ये बिकॉज एक तरीके से हमें एग्जाम्पल हमें शूट करना है, इसमें बताना है। तो इफ यदि बी 100 हुआ और ए 110 हुआ, ठीक है, डेट इज बिकॉज ए हमेशा बड़ा होगा ना, इसीलिए। तो पी माइनस क्यू क्या होगा? 15% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 15% नहीं होगा, यहाँ पे 50% होगा। ठीक है, तो 50% ऑफ बी, ठीक है, माइनस माइनस 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए नहीं, है ना, ये टोटल है मतलब एक्चुअली। ठीक है, सो तो यहाँ पे जैसे है वो स्टेप्स मिसिंग है, मतलब यहाँ पे मैंने आई थिंक मिस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ का मतलब ये है 15% ऑफ बी क्यू, क्योंकि पी माइनस क्यू जब करेंगे तो पी 40% है ना, तो पी 40% ऑफ ए माइनस, है ना, 50% ऑफ ए, तो ये 10% हो जाएगा ना, है ना। तो ये माइनस 10% हो जाएगा, और ये 65% ऑफ बी माइनस 50% ऑफ बी, तो ये 15% ऑफ बी हो जाएगा। तो 15% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ ए। ठीक है, अब इसका हम 10% निकालेंगे, 15%, तो 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% होगा 100 इंटू 15/100, तो 100 कैंसिल, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। और इसका 10% कितना होगा? डेट इज बिकॉज 65% ऑफ बी माइनस 50% ऑफ बी विल इक्वल टू 15%, तो 15% ऑफ बी कितना हो, अरे
10%, 15% ऑफ बी कितना होगा? 11 होगा, है ना? सो इसका इसका है ना, 100 माइनस इसका तो बी हो गया ना 15%, और 40% इसका ए, और माइनस 50%, 10% ऑफ ए कितना होगा? 110 का 10% 11 होगा। ठीक है, तो ये होगा 15% ऑफ बी विल बी इक्वल टू 15 माइनस 11, तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि मतलब P विल बी ग्रेटर देन Q। इसका मतलब ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे P माइनस क्यू कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि तो यानी कि ये तो गलत हो गया कि P कम भी हो सकता है ना? तो ओके, मतलब ये सही हो गया एक तरीके से, P इज ग्रेटर देन Q हो गया, मतलब सही। ठीक है, इज करेक्ट। सो बी वाले में अब आएगा, तो बी वाले में भी वही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि 40% ऑफ ए, फिर यहाँ पे 50% ऑफ ए, तो यहाँ पे भी वही होगा ना, 15%, वो सेम रहेगा हर में, सब में। ठीक है, तो 15% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ ए, ये समझ में आ गया ना? ये क्यों? क्योंकि 50% ऑफ ए माइनस 40% ऑफ ए, 10% ऑफ ए, और 65% ऑफ बी माइनस 50% ऑफ बी, ये हो गया। मतलब ये यहाँ पे -10 हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे 40 -10 है, और यहाँ पे 65 -50 है, तो 15% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ बी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं ले रहे हैं हम, एडिशन नहीं ले रहे हैं, पर चूंकि ये ए माइनस में चला जा रहा है, इसके लिए हम ऐसे लेके रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये अगेन डी का 15% कितना होगा? 15 इंटू 15, तो 15 ही होगा। ठीक है, और 10% ऑफ ए, ये ए क्या होगा? 200, सपोज यहाँ पे ए लिया है, ए की वैल्यू हम इंटरचेंज बदलते रहेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना दूसरी दूसरी कंडीशन में फिट बैठता है या नहीं। तो 200 का 10% कितना होगा? एक जीरो काट दो, 20 बचा, तो 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -5। तो इसका मतलब ये होगा कि पी तो छोटा है क्यू से, है ना? तो यानी कि क्यू बड़ा है पी से, तो ये भी सही हो गया एक तरीके से, है ना? यानी कि दोनों सही हो गए, देखो। ठीक है, दोनों ही सही हो सकते हैं। फिर ये बोल रहा है यदि हम बी को 100 ले लेंगे, ए को 150 ले लें, तो पी माइनस क्यू क्या होगा? ये अगेन यहाँ पे 50% 40% माइनस 50% ए, तो -10%, और 65% माइनस 50% बी 15%, तो 15% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये क्या होगा? बी का 15% निकालो, 100 इंटू 15/100। ठीक है, तो 100 कैंसिल, 15 बचा, तो यानी कि 15 हो गया। ठीक है, एंड ए का 150 हो गया, तो 150 का भी 10% निकालो, तो 150 का 10% कितना होता है? 15, तो यहाँ पे भी 15 हो गया, तो 15 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0, तो यानी कि P इज इक्वल टू क्यू, है ना? तो P इज इक्वल टू ऑल्सो क्यू, तो यानी कि तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ही सही हो गए, है ना? तीनों ही सही हो सकते हैं। अब जहाँ पे हो सकते हैं की बात आ गई, कि सर्टेनिटी की बात हो गई, इनसर्टेनिटी की, तो नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A watch loses 2 minutes in every 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours. दो घड़ियां हैं, उसमें से एक 2 मिनट पीछे चल रही है, एक 2 मिनट आगे चल रही है समय से। तो अब डिफरेंस क्या हो गया इसमें? 2 मिनट आगे चल रही है, 2 मिनट पीछे चल रही है, मतलब 2 मिनट पीछे चल रही है, 2 मिनट आगे चल रही है, तो डिफरेंस क्या होगा? 2 + 2 4 मिनट्स। ठीक है, दोनों के बीच में 4 मिनट का फासला है, तो ये हम लिख देंगे 4 मिनट्स। ठीक है, अब हमें ये भी पता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टांट द टू वॉचेस शोड एन आइडेंटिकल टाइम, एक समय पे दो घड़ियों ने एक समय दिखाया। ठीक है, दोनों का समय सेम था, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? यदि 24 आवर क्लॉक फॉलो हो रही है 1 2 3 4 से 24 तक, 12 वाली नहीं जो अपने दीवार पे होती है यूजुअली। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 24 घंटे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे की बात करी गई है यहाँ पे, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60, मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मिनट्स आता है आंसर। तो अब एक दिन में जो गैप है वो 4 मिनट का है। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट का गैप 1/4 दिन में पहुंच निकल जाता है। ठीक है, यानी कि 6 घंटे में निकल जाता है। तो ये बोल रहा है कि दोनों जो क्लॉक में आइडेंटिकल टाइम एक दिन बाद ही दिखाएगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है 24 आवर्स में। ठीक है, तो 1440 हो गया, 1440 मिनट्स जो हमने यहाँ पे निकाला, और 1/4 मिनट का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ऑफ 1 मिनट वो 1/4 डे में निकलता है, मतलब 1/4 दिन, यानी कि 6 घंटे मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये यदि हम यहाँ पे करने नहीं जाएंगे, बिकॉज
हमें फिर मिनट में चेंज करना पड़ेगा, उसको दिन में चेंज करना पड़ेगा 1440 को, फिर उसको भी हम दिन में चेंज करेंगे, है ना। तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 1440 इंटू 1/4, है ना। तो 1440/4 इसको मैनुअली करेंगे तो 360 डेज आएगा, तो यानी कि 360 दिन पे, है ना, ये हमें वापस से एक ही समय पे मिलेंगे। तो यानी कि 30 दिन पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 90 दिन पे नहीं, फिर 120 डेज पे नहीं। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज बिकॉज 360 विल बी द आंसर, 360 दिन में। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर में 12% हाउस होल्ड हैं, वो 30,000 रुपए पर सालाना से कम कमाते हैं, 6% उस 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, 22% हाउस होल्ड 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, और 990 हाउस होल्ड 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया 2% ऑन 12% ऑन 0 to 30,000 रुपीज, ये जो है ना अन लेस देन 30,000, तो 0 to 30,000। अब बोल रहे हैं 22% 1 लाख से ऊपर, ये फुल स्टॉप नहीं है ना, ये तो कॉमा है, तो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। 6% जो है वो 2 लाख से अधिक कमाते हैं। अब 990 जो है वो 30,000 से 1 लाख कमाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि 30,000 से 1 लाख कमाते हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो ये वाली पूछी है, 0 to 130 नहीं, ये जो 30% है ना, 30% से 1 लाख ये पूछा है, ये कितना होगा, 100 माइनस 12%। 12% क्यों, क्योंकि 30,000 से जो नीचे कमाते हैं, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे। फिर 16 क्यों, क्योंकि अर्न 1,000 प्लस और 2,20,000 प्लस। ठीक है, तो दोनों ही हो जाएगा ना, 22 माइनस 6, है ना। तो 22 माइनस 6 कितना होगा, 16 होता है, तो 16 हो गया, एंड प्लस ये 6%, दैट इज बिकॉज 22% ऑन मोर देन 1 लाख में ये 2 लाख वाले भी तो आ जाएंगे, 2 लाख क्या 4 लाख वाले भी आ जाएंगे यदि दिया होता तो, है ना। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे या तो सिर्फ 22 ले सकते हैं या फिर 22 माइनस 6 प्लस 6 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिया है 16 प्लस 6, दैट इज बिकॉज 22 माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 12% प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको 100 से माइनस कर देंगे, तो यानी कि 100 प्लस इसको 12 प्लस 16 प्लस 6 आता है, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 12 34, 100 माइनस 34, तो ये हो जाएगा 66। अब 66% पीपल जो है ना वो 990 रुपीज कमाते हैं, 990 हाउस होल्ड जो है वो 66% लोग हैं। ठीक है, तो 1% लोग कितने हुए, इसको डिवाइड कर दो, तो 990/66 विच विल इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे पाएंगे 330/22। अब इसको वापस से डिवाइड कर दो, है ना। अब इसको वैसे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 220 करेंगे, 22 इंटू 10 220 होता है, बचा 110, तो 22 इंटू 5, है ना, तो ये यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है 1% 15 हो गया, तो 100% कितना होगा, इंटू 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 1500। ठीक है, अब टोटल परसेंट पूछा है यहाँ पे कि कितने लोग हैं 1 लाख से 2 लाख कमाने वाले, ये क्या है 1 लाख से 2 लाख कमाने वाले, 22 माइनस 6% होगा ना यहाँ पे, है ना। 6% 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है, 22% 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, जिसमें ये 6% लोग भी तो आएंगे ना। तो बीच वाले कितने हो गए 22 माइनस 6, तो यही यहाँ पे 16% है। ठीक है, तो यहाँ पे 16% का मतलब क्या हुआ, 16/100 इंटू टोटल कितना है 1500, तो यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, ये 0, 16 इंटू 15, तो 16 इंटू 10 160 होता है, 16 इंटू 5 80 होता है, तो 160 प्लस 80 विच विल इक्वल टू 240, तो 240 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी है वो 1 बजे एक बार स्ट्राइक करती है, 2 बजे 2 बार स्ट्राइक करती है, 3 बार 3 बजे स्ट्राइक करती है, और ऐसे ऐसे स्ट्राइक करती जाती है। ये बोल रहे हैं कि 12 सेकंड लगता है उसको स्ट्राइक करने में 5 बजे। ठीक है, तो यानी कि इस स्पीड से जाएगी, 1 बजे हो रही है, 1 बजे पे 1 बार स्ट्राइक हो रही है, 2 बजे पे 2 बार स्ट्राइक हो रही है, 3 बजे 3 बार स्ट्राइक हो रही है, तो 4 बार 4 बार स्ट्राइक होगी, 4 बजे 4 बार स्ट्राइक होगी, 5 बजे 5 बार स्ट्राइक होगी, है ना। तो ये हो गया कि 12 सेकंड्स टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, मतलब ये 5 बार स्ट्राइक होगी ना। ठीक है, तो 10 बजे कितना बार स्ट्राइक होगी, 10 बार, और कितना समय लगी, जितना 5 बार में लिया था उससे डबल होगा, है ना, डबल ही होगा ना, मतलब 5 से 10 बार गया तो डबल ही हो जाएगा ऑब्वियसली, समय तो वही रहेगा, है ना। स्पीड यूनिटी ही रहती है, मतलब एक ही स्पीड से भी चलता है, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो मतलब 5 टाइम 12 सेकंड में चली, तो 10 टाइम कितनी होगी, 5 इंटू 2 कर रहे हो तभी तो 10 आ रहा है ना, तो 12 में भी 2 कर दो तो 24 सेकंड आ गया।
है ना। तो ये बी हो जाएगा आंसर हमारा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब सुबह में जो चल रहे आदमी है ना, मॉर्निंग में वॉक करे तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये दिया है कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर वॉक, मॉर्निंग वॉक। अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ना, एक दिया है कि अच्छा होता है सेहत के लिए। जरूरी नहीं है वो लोग जिम भी कर रहे होंगे, है ना, जुम्बा भी कर रहे होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, घर पे। ठीक है, या फिर वो इवनिंग में रनिंग मार के आ रहे होंगे, घर पे ही स्प्रिंट कर रहे होंगे, ट्रेडमिल खोल रखा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, मॉर्निंग वॉक, वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब एसेंशियल नहीं कहेंगे, एक प्रेफरेंशियल प्रेफरेबल कहेंगे कि हाँ मतलब कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है कि 13 टू डिजिट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी कि एक्स, सपोज एक नंबर है, सपोज एक्स ले लेंगे एक नंबर को, तो 2 डिजिट ऑड क्या होगा, ऑड के बाद इवन आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, अरे 3 के बाद 4 आता है, तो 4 इवन हो गया तो 5 आता है ना, तो इसमें +2 का तो गैप रहेगा ही, है ना। तो ये 13 ऐसे नंबर्स हैं, तो उनका मीन जो है ना, वो जो पांच पहले 5 है उनका मीन 39 है। तो बाकी के नंबर्स हैं उनका मीन क्या होगा ये पूछा है। तो फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, सपोज एक्स पहला वाला नंबर है, तो फर्स्ट 5 क्या होंगे, x+2 x+4 x+6 प्लस x+8। अब इसका मीन बोल रहा है 35 है, यानी कि 39 है, तो यानी कि इसका जो समेशन होगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से एवरेज निकालने के लिए, तभी तो वो 39 है। अब इसको हम एवरेज नहीं निकाले तो पूरा चाहिए, तो इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, है ना, 5 को इस साइड लेके जाएंगे, तो 39 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 195, यानी कि इसका जो होगा 5x होगा, 5x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, यानी कि 5x प्लस 20 ये हो जाएगा 195, यानी कि 5x इक्वल टू 195 माइनस 20 ये हो जाएगा 175। x क्या होगा, x को 5 को इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 175 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 35। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 35 है। अब इसमें जब x+x2, क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर से 13 है ना, तो x+x+2 प्लस x+4 प्लस ऐसे करके जोड़ते जाओ। ठीक है, तो 35 में टू जोड़ो 37, उसमें 2 जोड़ो 39, ऐसे करते करते जाएं तो हमें 59 तक आ जाएगा, यानी कि अब टोटल मीन निकालना है हमें। तब इसका पूरे का ऐड कर देंगे हम, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 13 से, क्योंकि 13 नंबर है। अब पूरे जो ऐड करेंगे मैनुअली, ठीक है, 5 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, है ना, 39 प्लस 41 को ऐसे भी ले सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पे, है ना, ये 40 40 80 हो जाएंगे, है ना, ऐसे करके ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 37 प्लस 53 कर सकते हो, है ना, ऐसे करके कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये 611 आता है, 611 को 13 से डिवाइड करोगे तो 47 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो 47 विल बी द और करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है कि 6 बच्चे हैं, 6 बॉयज हैं, वो ताश खेल रहे हैं, गेम ऑफ कार्ड्स। तो सबके पास 10-10 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हम ओरिजिनली सबके पास 10-10 है मान लेते हैं, लेकिन एफ ने 2 कार्ड्स लिए ए से, तो ए के पास कितना होगा, 10 माइनस 2 8 हो गया, है ना। और ए से जो होता है, एफ ने 2 कार्ड लिए ए से, और तो एफ के बाद कितने आ गए, 10 2 12 हो जाता है, लेकिन उसने 5 दे दिए सी को। ठीक है, तो ये 5 दे दिए सी को, तो यानी कि, है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी पर, मतलब यहाँ पे 12 था, तो अब यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि 5 दे दिया सी को। अब यहाँ पे सी के पास 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सी ना वो 3 दे देता है बी को, तो 15 माइनस 3 विच विल इक्वल टू 12, है ना, तो 12 हो जाएगा इसके पास, सी के पास। अब चूंकि इसने बी को 6 दे दिया और बी के पास, है ना, ठीक है, तो बी को 3 दे दिया, तो बी के पास पहले से 10 था और 3 और आ गया, यानी कि 13 हो गया। ठीक है, अब दे रहा है कि जो बी है नेक्स्ट वाले में, अब ये इसको ना हम नेक्स्ट वाले में लेंगे, ये पहले वाले में ज्यादा मतलब डाटा हो गया। तो बी जो है वो 6 दे देता है डी को, ठीक है, जो कि ई को 1 देता है, यानी कि बी जो है वो, बी के पास 13 थे उसमें से 6 दे देता है, तो अब इसके पास 7 बचेंगे, है ना। किसको देता है, डी को, जिसके पास 10 थे तो अब 16 हो गए, लेकिन उसने एक को ई को 1 दे दिया, तो यानी कि अब इसके पास 15 हो गए, फिर ई के पास 11 हो गए। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कार्ड्स पजेस्ड बाय डी और ई ये किसके बराबर है, तो डी और ई का समीशन पूछ रहा है, ये किसके बराबर है, ए बी और सी। अब देखो ए बी और सी कितना होता है, ए बी और सी यानी कि 8 प्लस 7 प्लस 12 ये 27 होता है, ये, और डी और ई को यदि हम समेशन करें तो ये 26 आ रहा है,
तो 27 इज नॉट इक्वल टू 26, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी सी और एफ यानी कि 7 12 12 7 19 और एफ 19 और 7 26, तो ये तो सही हो रहा है ना हमारा, तो यही होगा हमारा आंसर। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्वांट वाले में रीजनिंग में हमें आगे नहीं जाना चाहिए, सब एलिमिनेशन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आ जाए आंसर तो। फिर 37th क्वेश्चन, देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट, 1/3 मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, देन वाटर इन द न्यू मिक्सर विल फॉलो ऑन टू। ये बोला है कि पहले 50% वाटर है, 50% मिल्क है किसी सैंपल में, उसमें से एक तिहाई पानी निकाल लिया गया और अरे एक तिहाई दूध निकाल लिया गया और प्योर मिल्क में डाल दिया गया, तो नया मिक्सचर क्या होगा। अब यहाँ पे इमेजिन करेंगे, इमेजिन 18 लेंगे, इमेजिन इसलिए 18 लेंगे क्योंकि ये 1/3 है, 1/3 से डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 18 लेंगे, लेकिन इसमें बोला है 15% वाटर है, तो 9% 9 लीटर पानी है और 9 लीटर मिल्क है, तो 18 लीटर होगा टोटल। ठीक है, अब 1/3 क्या होगा इसका, 1/3 होगा 1/3 इंटू 18 विच विल इक्वल टू 6 लीटर। ठीक है, अब इसमें तो यही होगा ना, इक्वल क्वांटिटी है, तो हमें तो यही मानना है कि 3 लीटर पानी होगा, 3 लीटर मिल्क होगा। अब बोल रहा है कि प्योर मिल्क है ना, तो प्योर मिल्क 18 लीटर एक्स्ट्रा है ना, नए सैंपल में इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क है ना, यानी कि ये जितना था ना, तो उतने ही में प्योर मिल्क में ऐड किया गया, तो 18 लीटर, तो यानी कि प्योर मिल्क है तो 18 लीटर मिल्क है और 0 लीटर पानी है। अब इसमें 3 लीटर मिल्क और 3 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे, न्यू लीटर क्या होगा 18 + 3 कामा 0 + 3, 18 + 3 क्या होगा 20 लीटर और 0 + 3 ये हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है, अब टोटल क्या होगा 24, 21 + 3 24। अब चेंज क्या होगा 24 लीटर माइनस 18 लीटर अपॉन 24 है ना, तभी तो मिक्सचर का है ना परसेंटेज निकलेगा, इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू है ना, तो 24 लीटर्स माइनस 18 लीटर्स है ना अपॉन 24, तो ये हो जाएगा 66/24 इंटू 100। 6/44 क्यों नहीं है, 6 4 जब 44 होता है, तो 6 को 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 100, 4 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो यानी कि 25% विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है कि 4 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल पेयर है, मतलब ये यहाँ पे 1 2 3 4, 4 वर्टिकल हो गए, 4 हॉरिजॉन्टल हो गए, 1 2 3 4 ऐसे, तो बोल रहा है मैक्सिमम नंबर्स कितने बन जाते हैं ट्रायंगल से। अब या तो आप जोड़ने जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, फिर ऐड करो यहाँ पे 1, फिर बोलो यहाँ पे 2 है ना, फिर यहाँ पे बोलो 3 है ना, फिर यहाँ पे बोलो 4, मतलब ऐसे कर करके ऐड करते जाओ एक तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऐड करो, फिर ये यहाँ पे ऐड करो, मतलब एक तरीके से लॉजिकल हो गया और काफी मतलब इसमें टाइम वेस्ट होगा और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, ये वाले हो गए, फिर ये वाले हो गए है ना, फिर ये पूरा ही हो गया एक तरीके से है ना, तो ये सारी जो ले लेंगे ना, तो ये तो गलती होने के चांसेस है एक एक करते जाए तो, लेकिन एक क्या होता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे पूछा है, कॉम्बिनेशन क्यों पूछा है क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, तो NCR 4C2 4CT क्यों, क्योंकि 4 हॉरिजॉन्टल है और 4 वर्टिकल है, तो 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल से ही तो मतलब बनता है ना ट्रायंगल, अरे रेक्टेंगल, यानी कि ये एक ठीक है, ये और ये, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा, 2 2 से 4 लाइन से 2 2 से बनेगा ऐसे, 4 वो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे पहले, 4 वर्टिकल भी लगाएंगे ना, फिर 4 यहाँ पे सपोज 4 वर्टिकल पहले लगा दिया, यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल पहले लगाएंगे, फिर वर्टिकल लगाएंगे है ना, तो 2 लाइंस, 4 में से 2 लाइंस करने हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 4C2 हो गया। NCR का फॉर्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, तो 4 अपॉन 4C2 हो गया इंटू 4C2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे है ना 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल है, और ऐसे 4 मतलब बन सकते हैं यहाँ पे एक ऐसे करके, फिर ये एक ऐसा करके है ना, अरे ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, ये यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, तो ये वाले में 4C2 4C2 हो गया। तो
ये क्या होगा, 4 फैक्टोरियल नीचे क्यों वापस, क्योंकि 4 - 2 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल यहाँ पे भी वही आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1, तो 4 × 3 × 2 × 2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल × 3 × 2 करेंगे, है ना। तो एक वाला 2 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये नहीं होगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो 2 फैक्टोरियल आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, अरे 4 × 3 अपॉन 2, और यहाँ पे भी इसका भी 4 × 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल करेंगे यहाँ से तो नहीं होगा, 2 होगा, तो 2 × 3 6, यहाँ पे वैसे भी, यहाँ पे भी वैसे ही सेम 2 इंटू, है ना, 2 × 3 6, तो 6 6 36, तो यानी कि 636 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मालगाड़ी चली है, एक फ्रेट ट्रेन, है ना, दिल्ली से मुंबई के लिए, एवरेज स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन निकली है दिल्ली से ही मुंबई के लिए, मतलब दिल्ली से सपोज मुंबई के लिए एक ट्रेन निकल गई, और दूसरी ट्रेन पीछे से 2 घंटे बाद आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको मिलना है ना, ये यहाँ पे दिया है कि मीट द फ्रेट ट्रेन, मिलना है इनको, अपोजिट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपोजिट नहीं जा रहे हैं इसका क्या मतलब है, रिलेटिव स्पीड को हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो फ्रेट ट्रैक ऑन है, पब्लिक ट्रैक, पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, पहली वाली 40 किलोमीटर पे चली गई, 2 घंटे बाद निकलती है ये, ठीक है, 2 आवर्स लेटर। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किससे गई, यानी कि 2 घंटे बाद कितने स्पीड कवर कर ली होगी वो, 80 किलोमीटर, है ना, 40 × 2। अब ये 60 किलोमीटर की स्पीड से निकलती है, तो और रिलेटिव क्या होगा, क्योंकि वो भी चलेगी तो ये भी तो चलेगी ना, तो रिलेटिव क्या होगा, पकड़ना है उनको, साथ में जाना है, तो रिलेटिव क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो 80 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा ना, अब भले ही वो 80 किलोमीटर आगे चली गई हो, लेकिन ये भी तो उतने में जा रही है ना कवर करने के लिए, तो 80 ही हमारा डिफरेंस है मेन, ठीक है, 80 किलोमीटर ही मेन डिफरेंस है। तो 80 किलोमीटर को कवर करने के लिए 20 किलोमीटर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है हमें, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना, तो 80/20 विच विल बी इक्वल टू 4 आवर्स, है ना। अब एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये कितने आगे जाके ट्रैवल करेगी, मतलब कितने आगे जाके ये पकड़ेगी, पहुंचेगी, मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, स्पीड को, किसकी स्पीड को, जो बड़ी वाली ट्रेन है ना एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों, क्योंकि यही स्पीड में जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा है और इसको ही कवर करना है यूजुअली, क्योंकि वो तो आगे जा रही है पहले, इसको पीछे से जाना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 4 × 60 विच इज इक्वल टू 240 किलोमीटर, ठीक है। तो 240 किलोमीटर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दिया है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन टोटल। अब इसको हम ना क्या करते हैं कि पहले इंडिकेट कर देते हैं, तो रणधीर को कुणाल और देबू को मिला के जितने मार्क्स मिले हैं उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये बोला है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर, कुणाल और शंकर का जो भी मार्क्स है वो रणधीर से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर का स्कोर जो है ना वो देबू और रणधीर से ज्यादा है, दैट इज बिकॉज कुणाल प्लस देबू है ना यहाँ पे, तो है ना, तो शंकर और रणधीर ज्यादा है यहाँ पे, पर रणधीर ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि कुणाल का तो कट हो गया, पर देबू बड़ा होगा यहाँ पे, देवी का स्कोर, तो यानी कि शंकर स्कोर विल बी मोर देन देबू का स्कोर एंड रणधीर का स्कोर विल बी मोर देन कुणाल का स्कोर। ये क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा कम है, ठीक है, ये निकाल दिया हमने। फिर बोल रहा है कि सोनल ने शंकर से ज्यादा मार्क्स अपडेट किया है, तो सोनल शंकर, ठीक है, तो सोनल शंकर देबू, देबू क्यों, क्योंकि यहाँ पे देबू का स्कोर कम है। फिर वह नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, रणधीर का स्पीड, रणधीर से ज्यादा मार्क्स नेहा ने पाया। अब हम पूरा मिला के भी कोई ऐसा एक मतलब बन नहीं पा रहा है एक तरीके से, ठीक है। सपोज यहाँ पे रणधीर बन भी गया, ठीक है, एक तो ये अपोजिट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज शंकर स्कोर इज मोर देन देबू, ठीक है, एंड रणधीर स्कोर इज मोर देन कुणाल, लेकिन कुणाल और रणधीर के बारे में तो रणधीर कुणाल और देबू शंकर के बारे में तो कुछ नहीं मिल रहा है ना हमें, शंकर सोनल का मिल गया, शंकर देबू का भी मिल गया, लेकिन रणधीर और कुणाल का ही नहीं मिल रहा है कुछ मिक्स, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि मार्क्स कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो इसके लिए डाटा इन एडुकेशन का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया हमारा। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से 80 तक का एनालिसिस करेंगे।
सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।